हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करें तो हिज फर्स्ट फ्लाइट इस चैप्टर का नाम है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है द यंग शेगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो युवा सीगुल है, सीगुल को आप कह सकते हो जो समुद्री चीड़ा होता है, वो अलोन ऑन हिज लेज यानी कि जो उसका सी फलक था वहां पे अलोन था, अकेला था, जो समुद्री चीड़ा था। His two brothers and his sisters had already flown away. The day before, he had been afraid to fly with them. उसके जो दो भाई थे और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to brink of ledge and attempt to flap his wing, he became afraid. और आप कह सकते हो कि किसी तरीके से जब वो थोड़ा आगे बढ़कर जो उसके लेज थे उसकी आगे की तरफ चला गया और उसके जो पंख थे वो ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग बिकेम अफ्रेड यानी कि पंख फड़फड़ाने का जो प्रयास किया वह डर गया, जैसे तैसे वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? द ग्रेट एक्सपांसेस कह सकते हो ना कि जो समुद्र है उसका जो विस्तार है वो नीचे बिल्कुल फैला हुआ है और ये नीचे बहुत लंबा रास्ता था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन मिल्स डाउन और ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge where he slept at night. उसको ये बिल्कुल सर्टन उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे। He felt certain that his wing would never support him. उसके जो पंख हैं वो कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना सिर झुकाकर so he bent his head, bent मतलब होता है झुकाना, bent his head and run away और सिर झुकाकर कगार के नीचे वापस कगार के नीचे एक छोटे से छेद में चला गया जहां वह रात भर सोता रहा। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, राइट। और यहाँ पे अगर हम कुछ मीनिंग्स की बात करें तो पहली मीनिंग दी हुई आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सपांस और दूसरा दिया हुआ सर्टन। एक्सपांस का मतलब होता है विस्तार, एन अनइंटरप्टेड स्पेस ऑफ एरिया, उसको हम कहते हैं एक्सपांशन, राइट। वाइड एक्सटेंड एनीथिंग, किसी भी चीज का। सर्टन का मतलब होता है प्रायः और श्योरली जो हैपन होता है उस चीज को हम कहते हैं। अगर आप इस पैसेज को बड़े ही ध्यान से समझना चाहते हैं तो एक बार मैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इसकी हिंदी को बताता हूँ कि जो यंग सीगुल था वो अपनी जो शीला फलक थी वहां पर अकेला था और जो उसके दो भाई थे और जो उसकी बहन थी वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ गए थे और वह उनके साथ उड़ने से डरता था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। समहाउ मतलब किसी भी तरीके से जब थोड़ा आगे बढ़कर रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ हिज लेज, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़कर जो उसकी शिला फलक थी उसके कगार पर चला गया और उसने अपनी जो पंख थे उनको फड़फड़ाने की कोशिश करी एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। और द ग्रेट एक्सपांशन ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ, और आपको पता ही है कि जो समुद्र है उसका विस्तार नीचे तक फैला हुआ था और यहाँ नीचे बहुत लंबा रास्ता था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे माइल्स डाउन और ही फेल्ट सर्टन दैट
हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको पता था कि जो उसके पंख थे वो कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको ये पता था कि उसके जो पंख है वो कभी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, अपना सिर झुकाकर, और उसके जो पंख थे अपना सिर झुकाकर वापस कगार में नीचे छोटे से छेद में चला गया, और वहां पे वो रात भर सोता रहा। तो ये थी इसकी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। Even when such each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his arms, ran to bring flap their wings and flew away, he failed to muster up and courage to take a plunge which appeared to him so desperate, right? अब हुआ क्या कि यहाँ तक कि जब उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, उसके प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, और जिनके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, राइट, his little sister whose wings were far shorter than his own ran to bring, और बहुत छोटे थे, और अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, और वह छलांग लगाने के लिए साहस एकत्र करने में विफल रहा, जो इतना भयंकर दिखाई दे रहा था। He plans to appear for him disappeared. His father and mother had around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. और उसके माता और माता पिता उसे तेज आवाज में बुलाने लगे, उसे डांटा, उसे धमकी दी, यदि वह नहीं उड़ा तो उसको भूखा मरने के लिए उसी की कगार पर छोड़ देंगे। लेट हिम स्टार्व इन लेज अनलेस ही फ्ली अवे। लेकिन वह अपने जीवन रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ सका। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, राइट, वो कुडंट मूव, वो अपने जीवन रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ सका, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ मीनिंग्स की। एक है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है सडनली कोई चीज लाना, राइट, कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, उसको हम कहते हैं प्लंज। और अगर यहीं पे एक मीनिंग है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है उसको धमकाना, डराना। टेंडिंग, इंटेंड करना। स्टार्व का मतलब होता है भूखा, राइट। तो ये मीनिंग्स होती हैं। अगर हम देखें कि यहाँ लिखा हुआ है मस्टर्ड। मस्टर्ड अप मतलब, मस्टर्ड अप का मतलब क्या हुआ कि वो उस चीज में कहते हैं ना कि वो छलांग लगाने में फेल रहा। ये सारी चीजें होती हैं। अगर इसको फिर से हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इवन जो उसके भाई थे, उसकी जो बहन थी, उसके जो पंख थे ना, उसकी अपेक्षा में छोटे थे, लेकिन राइन टू ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स, लेकिन उसके छोटे तो थे, लेकिन वो उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, अपने कगार पर गए और उड़ गए, राइट। और लेकिन वो छलांग लगाने के लिए जो उसको करेज की जरूरत थी उसको कलेक्ट करने में विफल रहा। कहते हैं ना कि ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, राइट। वो विफल रहा अपने करेज को जुटाने में, मस्टर्ड करने में। टू टेक प्लेन्स टू विच अपीयर्ड सो डेस्परेट, राइट। तो आप कह सकते हो कि छलांग लगाने में विफल रहा, जो कि उसको इतना भयंकर दिखाई दिया, इट्स सो डिस्पैरेट, राइट। फिर उसके जो मम्मी पापा थे, उसके माता पिता उसे तेज आवाज में बुलाने लगे, उसे धमकी दी कि यदि वो नहीं उड़ा तो उसे उसी की कगार पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो अपनी जो जीवन रक्षा है उसके लिए आगे नहीं बढ़ सका, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब 24 घंटे पहले की बात है, कि वह 24 घंटे पहले की बात है। और सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी उसके निकट नहीं आया। एंड द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about his brothers, sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim and waves, how to dive for fish. एक दिन पहले, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और 24 घंटे पहले की बात है कि तब से उसके निकट कोई नहीं आया था। और एक दिन पहले दिन भर उसके माता पिता, उसके अपने भाइयों और बहनों को उड़ता देखा उनके साथ में, और उन्हें जो कहते हैं ना फ्लाइट ऑफ जो आर्ट है उसकी कला में परफेक्ट होते हुए देखा। जो पारंगत बनाने की कला होती है, कि परफेक्शन को बनाते हुए उन्हें, या सीखते हुए कि कैसे तरंगों को काटा जाता है
कैसे मछलियों को गोता लगाना है, मछलियों के लिए कैसे पकड़ना है, हाउ टू डाइव फॉर फिश. He had, in fact, seen the older brother catch his first herring and devour it, standing on the rock, while his parents circled around, raised the proud and cackled. He had, in fact, कह सकते हो कि उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को एक चट्टान पर खड़े होकर अपनी पहली हिल्सा मछली को पकड़ते हुए देखा. He catch his first herring and devour it, standing on the rock, रॉक पर खड़े होकर. तो while his parents circle, जबकि उसके जो परिवार उसकी कायरता के लिए ताना देते हुए विपरीत चट्टानों पर नीचे पठार के आधे रास्ते पर चला गया था. सर्कल अराउंड द प्राउड कैकल. एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन. और आप कह सकते हो कि उसकी सुबह सुबह पूरा परिवार उसकी जो बिग प्लेट्यू पे मिड डाउन अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम हिज क्वार्डाइस. राइट, आप कह सकते हो कि सुबह सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए ताना देते हुए विपरीत चट्टान के नीचे बड़े पठार के आधे रास्ते पर चला गया था. और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको भी हम कवर करेंगे. जैसे कि डेवो. राइट, डेवो का मतलब होता है टू शैलो या फिर ईट अप हंग्रीली, जहाँ पे आपको ज़्यादा तेज भूख लगी हो उसको हम कहते हैं. और क्लिफ का मतलब होता है एक हाई स्टीफ फेस जो होता है रॉक का, चट्टान का, उसको हम कहते हैं और क्लिफ. और कॉर्डेंस का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, जिसमें साहस की कमी होती है ना, उसको कहते हैं, उसको कायर पर्सन कहते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें कंप्लीटली इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाओगे कि 24 घंटे पहले की बात है, तब से कोई भी उसके निकट नहीं आया. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, कोई भी निकट नहीं आया. और एक दिन पहले दिन भर उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ता देखा गया था और उन्हें उड़ान की कला में परंपरागत जो पारंगत बनाने की होती है, कहते हैं ना आर्ट ऑफ फ्लाइट, है ना. हिज पेरेंट्स इज विद ब्रदर्स परफेक्टिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम, उनको टीच कर रहे थे कि कैसे हमें वेव को, तरंगों को काटा जाता है, कैसे मछलियों को डाइव किया जाता है, गोता लगाया जाता है पकड़ने के लिए. ही हैड इन फैक्ट सीन, उसने देखा एक बड़े से पत्थर पर कि उसका जो बड़ा भाई है, हिज ओल्डर ब्रदर, राइट, कि कैसे वो अपनी पहली हिल्सा मछली को पकड़ते हुए देखा और इसे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमकर उसके गर्व की प्रशंसा कर रहे थे. His parents circled around, raising the proud cackle, right? और एंड सुबह सुबह की मॉर्निंग पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए ताना देते हुए और जो अपोजिट चट्टान है उसके बड़े पठार के आधे रास्ते पर चला गया था. इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अब जो दिया हुआ है नेक्स्ट पैसेज के अंदर कि द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स and faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब जो सूरज था वो उसके दक्षिणमुखी कगार पर धधकते हुए ऊपर चढ़ रहा था. The sun was ascending his blazing on his legs and faced the south. अब जो दक्षिणमुखी कगार पर चढ़ते हुए धधकते हुए ऊपर चढ़ रहा था उसने गर्मी को महसूस किया क्योंकि पिछली रात के बाद से नहीं खाया हुआ था. He hid because he had not eaten since a previous nightfall. He stepped slowly out to bring the ledge. और उसने धीरे से जो उसका कगार था उसके कोने पर बाहर कदम रखा. Slowly stepped down the brink of his ledge, मतलब कगार से बाहर कदम रखा. And standing on one leg with the other leg hidden under his wings. और आप कह सकते हो कि और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंखों के पीछे छिपाकर उसने एक आंख बंद कर ली. लेग हिडन अंडर हिज विंग, he's closed one eyes, then the others and pretend to be falling as sleep. और यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी आंख और सोने का नाटक किया.
फिर भी उन्होंने उसकी कोई सूध नहीं ली. Still they took no notice for him, right? Or he saw his two brothers and his sisters laying on the plateau and dozing with their heads sunk into their necks. और उसने देखा कि अपने जो दो भाइयों और बहनों को पठार पर लेटे हुए देखा, अपने सिर को गर्दन में घुसाकर सो रहे थे. उसके पिता अपने सफेद पीठ पर पंखों को सवार कर रहे थे. His two brothers laying on the plateau, his heads and sunk their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. और जो उसके पिता थे सफेद पीठ पर पंखों को सवार रहे थे, केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी. She was standing on the little high hump on a plateau, her white breast thrust forward. और उसने वह पठार पर थोड़े ऊंचे टीले पर खड़ी थी. उसने सफेद छाती आगे की ओर फूली हुई, बीच बीच में वह अपने पैरों के नीचे रखी मछली को फाड़ती और फिर चट्टान पर अपनी चोंच के दोनों तरफ रगड़ती. और भोजन की दृष्टि ने आप कह सकते हो कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई जंप प्लेटो, हिज ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. नाउ अगेन शी टोर द पीस ऑफ फिश. उसने मछली का जो टुकड़ा था उसको दोनों तरफ से चट्टानों पर रख करके रगड़ती फाड़ती. और देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ बीक एंड रॉक. मतलब हर तरफ से वो क्या कर रही थी, उसको तोड़ रही थी, फाड़ रही थी, रगड़ रही थी. द साइट ऑफ फूड मैडनेस मैडेंड हिम. और भोजन की दृष्टि ने उसे पागल कर दिया था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. कैसे उसे भोजन को फाड़ना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ अगेन एंड वेट इट. और बीच बीच में किस तरीके से चोंच को पैना करता था. यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं जिसे आपको समझना ही होगा कि प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, राइट. फिदेस का मतलब होता है पंख, द प्लेमेज ऑफ द बर्ड. एंड स्क्रैप्ड का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा होता है, स्मॉल पीस होता है किसी भी पोर्शन का, उसको हम स्क्रैप्ड कहते हैं. देखिए यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जो सूरज था वो बिल्कुल असेंडिंग में दक्षिण की तरफ में था, फेस साउथ, और कगार पर धधकते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहा था. उसे बहुत ही हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस की, क्योंकि पिछली रातों से उसने कुछ खाया नहीं था. उसने धीरे धीरे कगार पर स्टेप स्लोली एंड ब्रिंक ऑफ द लेज. और उसने धीरे धीरे कगार के कोने के बाहर कदम रखा. एक पैरों पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपनी पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद कर ली. एंड ही लेग विथ अदर लेग हिडन इन हिज विंग इन क्लोज वन आइज देन अदर प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एज स्लीप. और दूसरों को ऐसा बता रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था कि सोने का नाटक किया उसने. फिर उसकी किसी ने भी सूद नहीं ली. एंड स्टिल दे नो वन नोटिस हिम. उसने देखा कि उसके भाई, उसके बहन जो प्लेट्यू पे डोज कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, हेडिंग संक इनटू द नेक्स. और जबकि जो दोनों भाई बहन पठार पर लेटे हुए देखा, वे अपने सिर को गर्दन में घुसाकर सो रहे थे. उसके पिता जो सफ़ेद पीठ थी उन पंखों को सवार रहे थे, राइट. ये सारी चीज़ें चल रही थी. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन इन वाइट बैग. लेकिन उसकी मम्मी केवल उसे देख रही थी, वॉज लुकिंग एट हिम. सी वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल हाई हम्प. एक हम्प के ऊपर खड़ी हुई थी और एक प्लेट्यू के ऊपर उसने जो ब्रिस्ट था उसको फॉरवर्ड किया हुआ था. और अगेन जो मछली का छोटा सा टुकड़ा था उसे फाड़ रही थी, रगड़ रही थी, अपने पैरों से स्क्रैप कर रही थी हर साइड से. अपने जो बीक था उसको नुकीला बना रही थी रॉक के ऊपर. इस भूख के पागलपन ने इसको उसे पागल कर दिया था कि कैसे भोजन को फाड़ना पसंद था, बीच बीच में अपनी चोंच को पैना कर रहा था. वॉज स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है गा गा गा. ही क्राइड बिगेन. अब यहाँ पे होता क्या है कि उसने कुछ भोजन लाने के लिए भीख वह उससे कुछ भोजन लाने के लिए भीख मांगकर चिल्लाया. ही बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गाव लव एंड स्क्रीम्ड बैक टू डेरिसवली, राइट. और गो कॉल आ. वह वापस उपहास तरीके से चिल्लाई, लेकिन उसने
ये जो तरीका था, ये विषादपूर्ण जो तरीका था, उससे भुलाना चालू रखा. बट इज kept calling plentifully and after a minute or hearted and joyful scream. यानी कि वह जो उपहास तरीके से चिल्लाई, लेकिन उसने जो विषादपूर्ण तरीका था उसी के थ्रू बुलाना जारी रखा. और ही मदर वॉज पिक्ड एट द फेस ऑफ फेस वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट. ही लर्न आउट अर्गली tapping the rock with his feet and trying to get near to as he flew across. Ga, ga, ga. He cried, begging her to bring him some food. गा 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 करते हुए उससे कुछ भोजन लाने के लिए भीख मांगकर चिल्लाया. Bring him for some food. Gaw call a screamed back derisively. राइट, डेरिसिवली. इसका मतलब क्या हुआ कि गो कॉला, उसने वो वापस, कहते हैं ना कि एक उपहासपूर्ण तरीके से, मतलब मजाक उड़ा करके चिल्लाई, लेकिन बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, उसने बहुत ही विषादपूर्ण तरीके से बुलाना जारी रखा. आफ्टर 1 minute, a minute, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट बाद उसने एक हर्षित चीख निकाली. His mother had picked up a piece of fish. उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर लेकर उड़कर आ रही थी. At the two of fish and was flying across him with it. उसकी तरफ आ रही थी. She learned out early tapping the rock with his feet, trying to get nearer as she flew across. और वह उत्सुकता से झुक गया और अपने पैरों को चट्टानों पर मारने लगा. जब वह उड़कर आ रही थी तो वह उसके और निकट जाने की कोशिश कर रहा था, निकट आने की कोशिश करने लगा. बट when he was just opposite to him, she had halted her wings motionless with piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जब वो अधिक निकट आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ठीक सामने थी वह रुकी. बट flying him he learned out ugly, tapping his rock with his feet, trying to nearer she flew across. But when she was opposite to him, just उसके सामने थी, तो she halted, थोड़ी रुकी. her wings motionless, उसके जो पंख थे वो motionless थे कुछ देर के लिए, और मतलब एक पल के लिए वह रुकी. उसके पंख जो थे वो स्थिर हो गए. उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच के भीतर पहुंच के भीतर ही था. द फिश इज बिग ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बिग. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियरर एंड देन मैडनेस बाय हंगर. और आप कह सकते हो कि वह आश्चर्य में एक पल के लिए रुका और सोचने लगा कि वह नजदीक क्यों नहीं आई, और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर छलांग लगा दी. मैडनेस बाय हंगर शी डिडंट कम नियर एंड देन सी वंडर व्हाई शी डिडंट कम. वो घबरा गया कि वो क्यों नहीं आई. वो बिल्कुल भूख से पागल होकर के उस पर छलांग लगा दी. स्क्रीम का मतलब होता है एक अलग तरीके का साउंड करना, बिल्कुल अलग तरीके से चिल्लाना, चीखना, चिड़ियों की जो आवाज होती है. अटेट का मतलब होता है ऑडिबल एक्सप्रेशन देना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. बीक का मतलब होता है उनकी जो चोंच होती है उनको कहते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गा गा, एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करो कि गा गा करके उसने बिल्कुल खाने के लिए भीख सा मांगा. वो उसको जैसे ही वो कहते हैं ना कि भोजन के लिए भीख मांगकर चिल्लाया, लेकिन जो गा कॉला वापस वो उसको एक हंसी के तरीके से चिल्लाई, लेकिन वह फिर भी बुलाना जारी रखा बहुत ही बुरी तरीके से. और 1 मिनट के लिए उसने बहुत ही चीख निकाली. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसकी ओर लेकर उड़कर आ रही थी. वह उत्सुकता से झुक गया और अपने पैरों को चट्टानों पर मारने लगा. ट्राइंग टू गेट नियरर ही टैपिंग हिज रॉक, और उसके पास आने की कोशिश कर रहा था और पैरों को मार रहा था. जब वह उड़कर आ रही थी और अधिक निकट आने की कोशिश करने लगा.
लेकिन जब वो ठीक उसके सामने थी, जस्ट अपोजिट टू हिम, सी हॉल्टेड, वो थोड़ी देर के लिए रुकी, उसके पंख स्थिर हो गए। वो चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच के भीतर भीतर ही था। वह आश्चर्य में एक पल के लिए रुका और सोचने लगा कि वह नजदीक क्यों नहीं आई। फिर वह भूख से पागल होकर उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी और एक जोर सी चीख के साथ, ही डाइव एट फेस विद अ लाउड स्क्रीम, एक जोर सी चीख के साथ उसके ऊपर लगा दी। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। और हुआ क्या कि आश्चर्य से एक बाहर नीचे की ओर अंतरिक्ष में गिरा और एक वह बाहर की ओर और नीचे की ओर स्पेस में गिरा। देन मोनस्टस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग। और हुआ क्या, फिर एक राक्षसी आतंक ने उसे जैसे पकड़ लिया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह कुछ नहीं सुन सका, लेकिन वह केवल 1 मिनट तक चला और अगले ही पल उसे लगा कि बट इट वॉज ओनली लास्टेड अ मिनट, केवल 1 मिनट तक चला। नेक्स्ट मोमेंट उसे पता चल गया कि जो उसके पंख हैं वो खुल चुके हैं। एंड द विंड रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट feathers when under the stomach, and against his wing he could feel the tips of his wings cutting through the air। और फिर हुआ क्या कि उसके जो पंख थे वो फैल गए हैं, हवा उसकी छाती और पंखों पर, फिर उसके पेट के नीचे और पंखों के विरुद्ध टकरा रही थी। वह अपने पंखों को, अंतिम छोर को, हवा को चीरते हुए महसूस कर पा रहा था। He could feel the tips of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now। अब उसे जो सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह नीचे नीचे धीरे की तरफ आगे ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स बढ़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, राइट, वो धीरे 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 बाहर बढ़ता जा रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। और वो बिल्कुल भी उसे डर नहीं लग रहा था और उसे बस थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। मोनस्ट्रस का मतलब क्या होता है? फ्रेटफुल, हेडस, स्पेशली जब आप अपीयर करते हो। रस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जहाँ पे प्रोग्रेस हो, मतलब जहाँ पे वायलेंस टाइप हो, वहाँ पे अगेंस्ट, वो हवा के विरुद्ध वो चीजें चल रही थी। डिजी का मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड, एक थोड़ा सा बेहोश टाइप से वो डर रहा था, इस तरीके से चीजें थी। देखिए वो चिल्लाकर जब अगर फिर से इस पैराग्राफ को अगर समझना चाहते हैं तो देखिए हुआ क्या था। क्या शानदार मोमेंट है, क्या आपको मोटिवेशन मिल रही है इस चैप्टर से। उसने बिल्कुल उस फीस को देखते हुए डाइव लगा दी, चिल्लाया जोर से और आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस में वो आ गया था। और जैसे लग रहा हो एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया हो, उसके जो दिल थे वो रुक गए थे और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। लेकिन वो केवल 1 मिनट के लिए ही था। अगले ही पल उसके जो पंख थे वो हवा में खुल गए थे, स्प्रेड हो गए थे और वो हवा के विरुद्ध अगेंस्ट अपने पंखों को फैला रहा था। अपने उसके स्टमक से होते हुए जो हवा थी वो उसके पंखों तक पहुंच रही थी। वो फील कर पा रहा था वो टिप्स उड़ने की, जो हवा से कटिंग हो रही थी एयर। He was not falling headlong now। अब वो नीचे की तरफ में हेड डाउन करके गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ रहा था। But no longer afraid। अब उसे कोई भी डर नहीं था। He just felt a little bit dizzy। अब हुआ क्या कि अब जब उससे कोई डर नहीं लग रहा था, वो अब बस डर नहीं लग रहा था, बस उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर बढ़ता गया। Then he flapped his wing once there soared upwards, ga 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 gaul a। His mother swooped past him, his wings making a loud noise। अब हुआ क्या कि एक बार उसने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 गाओ कोल आ। उसकी माँ ने उसे पीछे से झपट्टा मारकर आगे निकल गई और उसके पंख बहुत ही तेजी से सोर कर रहे थे। His wings making a loud noise। He answered with his another scream। उसने एक चिल्लाते हुए उसने अपनी माँ को एक और चीख के साथ जवाब दिया।
देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। और देन सो हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों और अपनी बहनों को उड़ते हुए उसके आसपास हिम देखा, curvating the back, bunking and shoring and diving, और फिर अपने दोनों भाइयों अपनी बहनों को चारों तरफ दिल की चाल और चढ़ाई करते हुए ऊपर उठते हुए गोताखोरी करते हुए उसने देखा। क्या शानदार सीन है, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या शानदार चैप्टर है यार। सूप का मतलब क्या होता है? सूप, देखिए सूप का मतलब होता है स्वीप, मतलब एयर में बिल्कुल आप कहते हैं ना मूव करते हो, वो कहते हैं। और कर्वेटिंग का मतलब होता है एक फ्रिस्क होता है, चारों तरफ जब आप उड़ रहे होते हैं उसके एरिया में, उसको चारों तरफ एक दुल की चाल कहते हैं ना, चढ़ाई करते हुए, उसको हम कहते हैं, राइट। ये अगर आप फिर से समझना चाहो ना, फिर से मैं समझाना चाहूंगा यार कि उसने पंख फैला हवा में फैला दिए और ऊपर की तरफ उड़ता गया, गा गा इस तरीके से वो गा रहा था। उसकी मम्मा ने, उसकी जो मदर थी, अब उसकी माँ ने झपट्टा मारकर आगे निकल गई। मदर शूट पास्ड हिम एंड विंग्स लाउड नॉइज, अब उसके जो पंख थे वो नॉइज कर रहे थे। उसने एक अलग ही आवाज के साथ अपनी मम्मा को भी आंसर दिया। उसके पापा भी आवाज करते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहनें उसके चारों तरफ उड़ रही हैं। हिज कर्वेटिंग एंड बैंकिंग सोरिंग द डाइविंग, उसने देखा कि उसकी बहनें चारों ओर दुल की चालती चढ़ाई करते हुए, ऊपर उठते हुए, गोताखोरी करते हुए, फ्लाइंग अराउंड हिम एंड कवर्टिंग बैकिंग सोरिंग एंड डाइविंग करते हुए, सारे ऊपर उड़ते हुए देखा उसने, राइट। अब अगली ही पैसेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ, देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट he had not always been able to fly, अब फिर वो पूरी तरीके से भूल गया कि वो हमेशा के लिए उड़ने में सक्षम नहीं था। and condemned himself to dive and soar curve seeking shrilly, और खुद को गोता लगाने और चढ़ने मुड़ने तीखा चीखने के लिए सराहना की। himself to dive soar and curve sinking shrilly, he was near to sea, अब वह बिल्कुल समुद्र के विशाल रंग को देखा। He saw flying straight over it, facing straight over the ocean, बिल्कुल ओशन के ऊपर था। He saw the vast green sea beneath him, उसने देखा कि समुद्र के पास सीधा एक विशाल हरे रंग का समुद्र देखा जिसके ऊपर थोड़ी लकीरें चल रही थी। Sea was a sea beneath him with a little ribs moving over it and turned his beak sideways, cawed amazedly, और हुआ क्या कि फिर उसने, अब वह समुद्र के पास था, सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था, समुद्र के ऊपर सीधा जा रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरे रंग का समुद्र देखा जिसके ऊपर थोड़ी लहरें चल रही थी, और उसने अपनी चोंच बगल में कर ली, खुशी में काऊ काऊ करने लगा। काउड एम्यूजली का मतलब होता है खुशी से, राइट। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड अ सिस्टर हैड लैंडेड, कहते हैं ना कि यार जो उसके मम्मी, उसके पापा, ये जो सारी चीज़ें थी, जो उसके मम्मा थे, जो उसके पापा थे, वो सारे लोग आप कह सकते हो कि बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उसके माता पिता और भाई बहन उसे आगे इस ग्रीन फ्लोरिंग पर उतरे थे। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, उसके आगे उतरे थे। दे वर बेनॉकिंग टू हिम, बेनॉकिंग का मतलब होता है इशारा करना, कॉलिंग श्रीली, और वो श्रीली को खड़े होकर समुद्र पर खड़े होने के लिए पैर टिकाए, और उसके पैर उसमें डूब गए। वह डर के साथ चिल्लाया और फिर पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह भूख से थका हुआ कमजोर था और उठ नहीं सकता था, अजीम व्यायाम से थक गया था। His leg was sank into it. He screamed with fright, attempt to rise again, flapped his wings. और वह कमजोर था, वह उठ नहीं सकता था, अजीम व्यायाम से थक गया था, और उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे। But he tried to weak with the hunger and could not rise, exhausting by the strange exercise. इस अजीब जो strange exercise थी उस वजह से वो डर गया था। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि है दिया हुआ है commended, और फिर दिया हुआ है amazedly, फिर दिया हुआ है sank। देखिए commended का मतलब होता है एक प्रेजेंट, आप कह सकते हो जहाँ पे आप किसी की प्रशंसा करती हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, उसको हम कहते हैं commended, राइट। और एक होता है amusedly, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आपको प्लेजर हो, इंटरटेनमेंट हो, मिलता हो, इंटरटेन्ड होते हो,
आप डाइवर्टेड होते हो, ऑक्यूपाइड होते हो, उसको हम कहते हैं। और सैंक का मतलब होता है डूबना किसी चीज में, राइट। सैंक का मतलब होता है डूबना, राइट। सिंक की सेकेंड फॉर्म होती है सैंक, जिसको हम कहते हैं डूबा। ग्रेजुअली लोअर लेवल में आप कह सकते हो, इसको हम सैंक कहते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन सारे पैसेजेस को समझना चाहते हो ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वो कैसे समझ सकते हो कि देन कंप्लीटली फॉरगेट, वो भूल गया था कि नॉट ऑलवेज बिन, कि वो कभी उड़ने में सक्षम नहीं था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने झूठा साबित किया, और उसने डाइव लगाई, कर्व किया, स्ट्रिंग किया, स्ट्रील किया, और उस वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, फेसिंग स्ट्रेट द ओशन, के ऊपर उड़ रहा था। उसने एक वास्ट ग्रीन वेनथ देखा, सी समुद्र की गहराइयों में देखा, लिटिल रीड्स मूविंग ओवर इट, टर्न बिग साइडवेज प्राउडली एमिड्स विंड, खुशी से उसने चिल्लाया, काउंट की आवाज निकाली, मूव कर रहा था। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसके जो सिस्टर थी, वो ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर ही उसके आगे रुके हुए थे, लैंड किए हुए थे। देवर ब्रेकिंग हिम, उसको बिनॉक कर रहे थे, बुला रहे थे स्लिंग को। ही ड्रॉप्ड हिज लेग, स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने जैसे ही लेग को डाउन किया, स्ट्रेन किया, तो हुआ क्या, हीज लैग सैंक इनटू, उसके जो पैर थे वो डूब गए थे। उसने पैर जैसे ही उसने खड़े होने के लिए पैर टिकाए, उसके पैर उसमें डूब गए थे। वो डर के साथ चिल्लाया, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट राइजिंग, फिर से वो ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इस अजीम व्यायाम से वो थक गया था। अगेन राइज अगेन, फ्लैप्ड हिज विंग्स, बट ही वाज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर, वो भूख की वजह से कमजोर हो गया था, कमजोर था, वह उठ नहीं सकता था। ही कुड नॉट राइज एडजस्ट बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वह इस अजीब तरीके के व्यायाम से थक गया था। हिज फीट सैक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब गए, और फिर उसका पेट उससे छुआ, और वह अधिक नहीं डूबा, वह उस पर तैर रहा था। हिज फीट सैक इनटू द ग्रीन सी एंड हिज बेली टच्ड इट, उसका जो पेट था, जो उसका बेली था, उसे टच हुआ, लेकिन वो अब नहीं डूबा। ही सिंक नो फॉर द राइट, और ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और हुआ क्या कि उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उसकी चोंच उसे कुत्ते मछली के अंश पेशकश कर रहे थे। और उसने ही मेड हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली जो फ्लाइट थी वो उड़ान भर ली थी, उसने पहली उड़ान भर ली थी। इसलिए उसके फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। टच का मतलब होता है टच करना, किसी चीज सरफेस से कोई चीज टच होती है उसको हम टच कहते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, राइट। प्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, कि यार एडमायर कर रहे हो किसी को, प्रशंसा कर रहे हो, उसको हम प्रेज करना कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप कह सकते हो कि उसके जो फीट थे ना, उसके जो पैर थे ना, वो डूब गए थे हरे समुद्र में, लेकिन उसकी जो पेट था वो टच कर रहा था, लेकिन अब और नहीं डूब रहा था। सैंक नो फॉर राइट, वो फ्लोट उस पर तैर रहा था। उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, प्रेज कर रही थी, उसको ऑफर कर रहे थे डॉग फिश उसके, और क्योंकि उसने पहली उड़ान भर ली थी, राइट। सो ये इसका था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे यहां से इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, और यहां से बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो वन बाय वन करके। इसके भी एक एक जो पैसेज है उनको भी डिस्कस करेंगे, और बहुत ही शानदार स्टोरी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब हम सेकंड पार्ट को भी देखेंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को समझ सकते हैं वन बाय वन करके। द मून वॉज कमिंग अप द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेकंड पार्ट है, और इसका मतलब होगा द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि जो चांद था वो मेरे पीछे पूर्व में निकल रहा था, कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो आसमान में जो तारे थे वो साफ साफ चमक रहे थे, और आकाश में एक भी बादल नहीं थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, राइट। और मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला ऊंचे आकाश में कंट्री साइड में उड़ रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला आकाश में ऊंचा खुश था, अकेले ऊंचे आकाश में खुश था। एंड आई वॉज लेइंग माई ओल्ड Dakota aeroplane over France back to England,
और मैं फ्रांस के ऊपर अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को वापस इंग्लैंड जाने के लिए उड़ा रहा था, राइट, उड़ा रहा था। एंड आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा था। एंड हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह 1:30, राइट। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को सूचना देनी चाहिए। और एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी, राइट। अब एज लुक्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ? एज लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के पीछे नीचे देखा, मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। एंड आई सॉ लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 0888 हियर। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो स्टार्ट किया और जो पेरिस कंट्रोल था, मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, और 0888 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड होवर। मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पर हूँ, समाप्त। और यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। इन वर्ड मीनिंग्स को भी आपको समझना पड़ेगा यार, काफी शानदार वर्ड मीनिंग्स हैं। अब इस मीनिंग्स में सबसे पहले देखिए लेइंग। लेइंग का मतलब होता है यार, आप जब बता रहे होते हो किसी चीज के बारे में, समझा रहे होते हो, उसको हम कहते हैं लेइंग, राइट। और लेइंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। और इसी तरीके से आप कह सकते हो एक दूसरा है, वो है स्विच्ड। स्विच्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, स्लेंडर हो जाना, चेंज हो जाना चीजों को, उसको हम कहते हैं स्विच्ड हो जाना, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको इजीली हम देख भी सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें आप समझ सकते हो। अगर आप फिर से इन सारी चीजों को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चीजें आपके लिए आसान है और आप इजीली चीजों को देख सकते हो कि कैसे ये आपके लिए काम करती हैं, कैसे आप चीजों को समझ सकते हो, राइट। वो सारी चीजें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। और चीजों को आप समझ सकते हो इजीली, और चीजें आपके लिए काम भी करती हैं, राइट। अब हम एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो चीज दी हुई है, अब यहाँ पे अब इसको फिर से समझते हैं कि ये दिखा हुआ है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, कि जो मून था वो बिल्कुल ऊपर था और बिहाइंड मी पीछे था। एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, जो तारे थे वो बिल्कुल चमक रहे थे मेरे ऊपर। आई वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, और मैं जो स्काई था क्लाउड का वहां पे नहीं था, मैं बहुत हैवी था। मैं खुश था क्योंकि मैं कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा था। और आई वॉज, आप कह सकते हो कि आई वॉज लेइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं जो फ्रांस का एरोप्लेन था वहां पे बिल्कुल आप कह सकते हो कि वहां पे उड़ान भर रहा था। और क्योंकि वहां पे पुराने जो डकोटा हवाई जहाज से वापस इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान पड़ रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था, और जैसे ही मैं छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा था, मैंने घड़ी को देखा, सुबह 1:30 हो रहे थे। और मैंने सोचा कि जल्द ही मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को सूचना देनी चाहिए। और जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के पीछे देखा कि एक बड़े शहर की रोशनी देखी, मैंने रेडियो चालू किया और मैंने कहा पेरिस नियंत्रण डकोटा DS 088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पर हूँ, समाप्त, राइट। और इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं और आप इजीली चीज़ों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, और आसानी से चीज़ें आपके लिए काम भी कर सकती हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करती हैं।
यहाँ पे अगर देखें, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक चीज है, रेडियो पर आवाज ने मुझे तुरंत जवाब दिया कि DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। एंड यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS088 समाप्त। एंड आई चेक्ड the map and compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards England. I will be in time for breakfast, I thought. और मैंने नक्शे और कंपास की जांच की, मेरे दूसरे और अंतिम टैंक को चालू कर दिया और जो डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। राइट, डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा, उस पर मोड़ दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आई चेक मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने नक्शे और कंपास की जांच की और जो टैंक था उसको चालू कर दिया, डकोटा इंग्लैंड 12 डिग्री पर मैंने मोड़ दिया। और आई गो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैंने सोचा कि अब मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट सब कुछ सही चल रहा था, एक आसान उड़ान थी, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और जो पेरिस था वो करीब मेरे पीछे करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था। आई शॉ क्लाउड्स, स्ट्रॉम क्लाउड्स, मैंने देखा बादल, तूफान के बादल बहुत बड़े थे। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड like black mountain standing in front of me across the sky। और एक सामने खड़े जो बादल थे पहाड़ों की तरह लग रहे थे। मुझे पता था मैं ऊपर और इनके ऊपर नहीं उड़ सकता, और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर दक्षिण उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। राइट, और जब मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था तो आप कह सकते हो कि फिर क्या था। जब पर्याप्त ईंधन नहीं था, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और आप कह सकते हो कि मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर दक्षिण में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। और मैंने सोचा, आई न्यू दैट आई कुडंट फ्लाई ओवर एट देम, आई डिडंट इनफ फ्यूल फ्लाई टू अराउंड देम टू अर्थ और साउथ। राइट, एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अगर इस कंप्लीट में देखें तो कुछ मीनिंग्स भी है। क्या आई न्यू, मैं जानता था कि अब मैं नहीं उड़ सकता, मुझे पता था कि अब नहीं उड़ सकता हूँ, मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर दक्षिण में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त जो ईंधन था वो चीजें नहीं थी। अब जब पर्याप्त ईंधन नहीं था, वो सारी चीजें नहीं थी, तो अब ये कैसे काम करेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इमीडिएट का मतलब होता है जल्दी, अकरिंग, अकॉम्प्लिश, राइट, विदाउट एनी डिले, उसको हम कहते हैं इमीडिएट। राइट, अब इसी तरीके से अगर आप देखो कि जो स्ट्रॉम है, स्ट्रॉम का मतलब होता है आधी, एक हैवी रेनफॉल होता है उसको कहते हैं स्नो कहते हैं, उसको हम कहते हैं। तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। स्ट्रॉम का मतलब होता है आंधी होता है, तूफान होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉम। अगर आप फिर से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से चीज़ों को कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो रेडियो से वॉइस थी वो आंसर करी इमीडिएटली कि DS088 आई कैन हियर यू। इमीडिएट जो DS088 है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। आई आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, कि अब जो 088 है वो ओवर हो चुका है। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। I checked the map and compass, switched over my second and last fuel tank, कि ये जो लास्ट फ्यूल टैंक है मैंने उसको चेक किया, टर्न किया, देखा 12 डिग्री वेस्ट करके आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। आई विल थॉट, मैंने सोचा
गो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा और अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा, ये सारी चीजें मैंने सोची। आई गो फॉर अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एट, हर चीजें सही जा रही थी। इट वॉज अ ईजी फ्लाई, ये एक हमारे लिए ईजी फ्लाई था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। तूफान के बादल बहुत बड़े थे, राइट, और वे आकाश के पार मेरे सामने काले जो पहाड़ों की तरह लग रहे थे, और स्ट्रॉन्ग क्लाउड बादल ये काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। देवर लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, राइट, और बिल्कुल ये अक्रॉस द स्काई था, आप कह सकते हो चीज़ें। आई नो, मुझे पता था आई कुडंट फ्लाई अप, कि मैं अब नहीं उड़ सकता। Over them, I didn't have enough fuel to fly around them and north or south, right, नॉर्थ और साउथ की तरफ में कहीं भी मैं नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे चारों ओर उत्तर या दक्षिण में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था, राइट। तो ये सारी बातें, और अगर हम आगे बढ़े, मूव करें, आई आउट टू बैक टू पेरिस, राइट, और मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, because I thought I wanted to get home, because I wanted that breakfast, मुझे वह नाश्ता चाहिए था, और I will take the risk, I thought I flew that Dakota state into the storm, right, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो लेकिन मैं चाहता था कि मुझे नाश्ता चाहिए था, मैंने सोचा कि मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए, उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाकर ले गया। डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। मैंने सोचा मुझे जोखिम लेना चाहिए, लेकिन पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाकर ले गया, राइट। I out to back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई वॉन्टेड टू ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, और मैं जो रिस्क है वो लेना चाहता था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया था। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, राइट, कुछ भी देखना इम्पॉसिबल सा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड इनटू द ट्विस्ट इन द एयर, और पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया। एंड आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास की ओर देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपासेस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपास गोल गोल और गोल 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 घूम रहा था, वो खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू, और जो अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो उपकरण थे, वो भी खराब हो गए थे। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू रेडियो। वर्ड मीनिंग से यहाँ पे कुछ उनको देखते हैं, फिर आगे की स्टोरी भी हम देखेंगे। ट्विस्ट का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल तेजी से बदलती हों। वाइंडिंग स्टैंडर्ड टुगेदर, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है एक मैकेनिकल टूल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से चीज़ें काम करती हैं, चलती हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मैं वापस पेरिस जाना चाहता था। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए। आई वॉन्टेड टू ब्रेकफास्ट, मुझे वही ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट आई फ्लू डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सोचा मुझे जोखिम लेना चाहिए। उस पुराने डकोटा इस तूफान में उड़ा कर ले गया, और इनसाइड बादलों के बीच में सब कुछ काला हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and the twist in the air, और जो पुराना हवाई जहाज हवा में उछला, मुड़ गया। और मैंने कंपास को देखा, आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड,
जो कंपास था वो गोल गोल और गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे, सडनली वो बंद हो गए थे। आई ट्राइड रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया और चालू करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हेयर मी? राइट, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं था। और द रेडियो वॉज डेड, द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो बिल्कुल भी डेड हो चुका था, वो भी डेड हो चुका था। और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुडंट सी वेयर आई वॉज। और इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी खराब हो चुका था और मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। तूफान में खो गया, राइट। और आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। आई लॉस्ट इन दिस रूम, मैं बिल्कुल तूफान में खो गया था। काले बादल मेरे काफी निकट, मैंने एक हवाई जहाज देखा। देन आई इन अ ब्लैक क्लाउड्स आई क्वार्टर नियर मी, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। It had no lights on its wings, but I could see it's flying next to me through the stream. मैं बिल्कुल उसको देख सकता था, मेरे बगल से उड़ते हुए देख सकता था। मैंने पायलट का चेहरा देख सकता था जो मेरी ओर देख रहा था। मैं एक और व्यक्ति को देखकर खुश हो रहा था और हवा में हाथ उठाकर लहराया। आई कुडंट सी अ पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड। अनदर पर्सन, मैं एक और पर्सन को देख करके खुश हो रहा था। ही लिफ्टेड वन हैंड, आई वेव्ड, फॉलोड मी, ही वॉज सेइंग, उसने एक लिफ्ट किया, फॉलो मी, वो कह रहा था कि मुझे हाथ उठाकर कह रहा था मुझे फॉलो करो। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या मीनिंग्स हैं। आई नो दैट आई एम लॉस्ट, मुझे पता था कि मैं जानता था कि मैं खो गया हूँ, है ना। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। और स्ट्रॉम है, ग्लैड है और वेव्ड है। स्ट्रॉम का मतलब होता है आदि, ग्लैड का मतलब होता है खुशी, जॉयफुल, प्लेजर को फील करना। वेव्ड का मतलब होता है कि आप बिल्कुल उस लाइन को, अपीयरेंस को आप फॉलो करते हो, उसको वेव्ड कहते हैं, राइट। तो एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पेरिस कंट्रोल में बोल रहा था क्या आप मुझे सुन सकते हो? कोई आंसर नहीं था। रेडियो डेड हो चुका था, नो रेडियो, नो कंपास, कुछ भी नहीं था। मैं देख नहीं सकता था। आई वॉज लॉस्ट, मैं बिल्कुल खो गया था तूफान में। मैं ब्लैक क्लाउड्स मेरे आसपास थे। मैंने देखा एक अनदर एरोप्लेन, कोई लाइट नहीं थी, कोई विंग्स, बट इट्स विंग्स, बट कुड आई सी फ्लाइंग टू नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स, जो कि हवा से उड़ रही थी। मैं देख सकता था पायलट का फेस जो मेरी तरफ था और मैं बहुत खुश हो रहा था एक और पर्सन को देख करके। ही लिफ्टेड वन मी, उसने अपना हाथ उठाया, मेरी तरफ वेव किया, फॉलो मी, वो कह रहा था मुझे फॉलो करो। आई नो, मुझे पता था कि मैं खो गया हूँ, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन, वो अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया। टू द नॉर्थ आई फ्रंट ऑफ डकोटा, सो दैट वॉज इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और उसने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया और मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए अनुसरण करना और आसान हो जाएगा। और आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड a strange aeroplane like obedient child, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक अजीब हवाई जहाज के पीछे जाने के लिए बहुत खुश था। After half an hour, a strange black aeroplane was still there in front of me in clouds. आधे घंटे बाद अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे बादलों के सामने था। अब वह पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट अधिक के लिए उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन शेष था। Now there was only enough fuel to old Dakota, less tank to fly over 5 to 10 minutes, और उड़ सकता था। इतनी ही और चीजें थी। I was starting to feel frightened again, मैं फिर से डर को महसूस कर रहा था। और लेकिन but then he started to go down, but मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। I followed through the storm, मैंने बिल्कुल तूफान के पीछे बीच से पीछा किया। मैंने नीचे जाना शुरू किया और तूफान के बीच से पीछा किया। यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जिसको देख करके आप बहुत ही खुश हो पाओगे। एक ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, जिससे आप पता ही नहीं हो कोई भी चीज के बारे में। तो आप कह सकते हो कि टर्न हिज एरोप्लेन, उसने अपने एरोप्लेन को टर्न किया स्लोली नॉर्थ की तरफ में, डकोटा की तरफ में, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, राइट।
और अब मेरे लिए आसान था उसको फॉलो करना। मैं भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद अचानक से जो अनजान एरोप्लेन था फिर मेरे सामने था, ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। अब ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी, इन द क्लाउड्स में था। और नाउ देयर वॉज ओनली इनफ टू फियर। मेरे पास जो फ्यूल था ओल्ड डकोटा में केवल 5 से 10 मिनट के लिए और था। मैं डर रहा था, डरा हुआ महसूस कर रहा था, बट स्टार्टेड टू गो डाउन, फॉलो द थ्रो स्ट्रोम्स में जो स्ट्रोम थी उसको फॉलो करके नीचे जा रहा था। काला हवाई जहाज था, कुछ भी नहीं था, और मैं नीचे जाना शुरू कर दिया, तूफानों के बीच पीछा किया। और सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मेरे सामने रोशनी की 2 सीधी लंबी लाइन दिखाई दी। एक रनवे था, 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न लुक माई फ्रेंड्स इन ब्लैक एरोप्लेन। मैंने देखा ब्लैक एरोप्लेन के अंदर काले हवाई जहाज के अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश खाली था, बट स्काई वॉज एम्पटी, कुछ भी नहीं था। और देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो काला हवाई था, वो जहाज था, वो चला गया था। मैं इसे कहीं नहीं देख सकता था, मैं इसे कहीं नहीं देख सकता था। आई कुडंट सी, मैं कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड नॉट सॉरी टू वॉक अवे ऑल डकोटा नियर कंट्रोल टावर। और आप कह सकते हो मैं नीचे उतरा और मुझे नियंत्रण टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए खेद नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन। मैं गया और एक महिला से जाकर पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन है, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अनदर पायलट वॉज आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कंट्रोल का मतलब होता है अपने हाथ में होल्ड करना चीज़ों को। सडनली आई केम आउट, मैं बाहर आया क्लाउड से। मुझे 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस दिखी और एक लाइट्स मेरे सामने थी। एक रनवे था जो कि एयरपोर्ट था, मैं सेफ था। और मैं देखा अपने फ्रेंड की तरफ ब्लैक एरोप्लेन, बट स्काई बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन भी जा चुका था, मैं कुछ नहीं देख सका एनीवेयर। आई लैंडेड बट नॉट सॉरी टू वॉक अवे। मैं गया और एक ओल्ड डकोटा से बाहर जाने में मुझे कोई भी दुख नहीं था कि मैं ओल्ड डकोटा से बाहर आया, नियर कंट्रोल टावर के पास आया। मैंने एक वुमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर में कि वेयर मैं कहाँ था, और वो अलग दूसरा जो पायलट था वो कौन था, कौन है, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। सी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड लाफ। उसने अजीब तरीके से देखा, फिर हंसी। और वहाँ ऊपर अनदर एरोप्लेन अप इन देयर स्ट्रोम, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइट टुनाइट। उसने कहा, अजीब तरीके से देखा, और दूसरा हवाई जहाज वहाँ तूफान में आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। आपका अकेला हवाई जहाज था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। नो अदर एरोप्लेन्स वाज फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज ओनली आई कुड सी ऑन द रडार। मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी अराइव टू सेफली विदाउट कंपास, रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो बिना कंपास, एक रेडियो और मेरे टैंकों को बिना ईंधन के वहां सुरक्षित पहुंचाने में किसने मेरी मदद की? हु वॉज पायलट, कौन था? स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, और बिना रोशनी के तूफान में उड़ते हुए अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? कौन था अजीब पायलट? स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कंपास का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है, राइट। और यहीं पे स्टोरी ये जो है वो फिनिश हो जाती है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा कि उसने देखा स्ट्रेंजली और हंसी। अनदर दूसरे एरोप्लेन, कोई नहीं एरोप्लेन उड़ रहा है आज नाइट, रात में, ऊपर इतनी स्ट्रॉम में, आंधी में, तूफान में। योर्स वॉज ओनली वन, केवल आपका ही था, रडार में मैं देख सकती थी। किसने हेल्प करी यहाँ पहुंचने में? बिना कंपास के, बिना रेडियो के, विदाउट एनी फ्यूल के, टैंक्स के अंदर। हु वॉज वो पायलट, कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन था? फ्लाइंग स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, जो कि बिना तूफान के उड़ते हुए अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? देखिए अगर यहाँ पे देखें ना इसके अगर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आए तो उनको भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर। देखिए, हु वॉज सीगुल स्टैंडिंग? सीगुल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, सीगुल स्टैंडिंग ऑन द लेज, राइट। और हु, ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है। हु वॉज स्ट्रेच बेनेथ द सीगुल? बेनेथ द सीगुल ग्रेट एक्सपांसेस टू सी वॉज स्ट्रेच्ड। एक वर्ड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, स्ट्रेच करना।
इसी तरीके से जो वाई मदर ने उसके जो उसको फिश के जो टुकड़े थे उसको फाड़ रहे थे ताकि वो देख सके, इंकरेज हो सके, जो यंग सीगुल था फ्लाई करने के लिए इंकरेज हो सके। और व्हाट वाज देयर बीक ऑन हिज मदर, उसके चोंच में क्या था उसकी मम्मी के, उसके जो फिश का जो पीस था वो था उसके बेक में, राइट, बीक में, चोंच में। हु अंडर द यंग सीगुल, कौन आश्चर्यजनक था, वो बिकॉज उसकी मदर स्टॉप इन अ वे, राइट, यंग सीगुल वाज वंडर्ड एज व्हाई हिज मदर स्टॉप इन अ वे, उसकी मम्मी क्यों रुक गई, क्यों नहीं दे रही थी उसको फूड, इसलिए वो आश्चर्यचकित था। क्या स्टेट ऑफ माइंड, कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड एक, कहते हैं ना, हार्ड टू स्टैंड स्टिल, जब आप वहां पर रुकते हो, वो चीज है। कैसे उस नरेटर को, जो वुमेन थी, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि कंट्रोल द टुक नरेटर स्ट्रेंजली, द वुमेन कंट्रोल द सेंटर सरप्राइज व्हेन नरेटर आस्क्ड अबाउट द एरोप्लेन्स के बारे में पूछा, पायलट कौन था, सी वाज सरप्राइज बिकॉज शी डिडंट सी एनी अदर एरोप्लेन इन द रडार, उसने कोई और रडार पे नहीं देखा था एरोप्लेन। व्हाई वाज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, वो यंग सीगुल थी, वो क्यों उड़ने से डर रही थी, क्योंकि यंग सीगुल वाज ऑल अलोन द लेज, अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसकी पहली उड़ान थी इसलिए वो डर रही थी, राइट। तो आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, है ना, सुझाव सजेशन आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।